हेलो स्टूडेंट, दीक्षांत एडुटेक में आपका स्वागत है। आज संतोष सर के साथ पढ़ते हैं क्लास 10th का पाठ विषय हिंदी में स्पर्श पुस्तक से जो ग्रुप बी में आता है, सिलेबस बी में पाठ बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद, जिन्हें मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जाना जाता है। उनका नाम, शुभ नाम तथा उनके बारे में हम अगले स्लाइड में देखते हैं, पढ़ते हैं। लेखक का संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत, लेकिन उनकी जो कहानियां होती थी वह उस समय तो उतनी प्रासंगिक थी ही, आज भी हमारे समाज में निहित प्रत्येक स्थितियों परिस्थितियों के लिए उतना ही प्रासंगिकता रखती है कि वह कहानियां उस समय के पृष्ठभूमि पर आधारित थी, परंतु उस पृष्ठभूमि की वह कहानी आज भी हमारे समाज के पृष्ठभूमि पर रख के देखते हैं तो उतना ही प्रासंगिक क्यों लगता है। यह एक ज्वलंत प्रश्न है, ज्वलंत मुद्दा है हमारे समाज के बीच कि आखिर हमने क्या बदला। हम तो कहते हैं कि संसार बदल गया, जग बदला, जुग बदला, बदल गया संसार, मगर नहीं बदला मनुष्य का विचार। क्योंकि यही विचार ही है जिसके अंतर्गत एक लेखक एक समय सीमा के दायरे में होने वाली स्थितियां परिस्थितियों का वर्णन अपने लेख में करता है। लेकिन वह लेख आज भी उतनी ही प्रासंगिकता के साथ अगर दर्शित हो रहा है तो निसंदेह यह कहा जा सकता है कि जग तो बदला, जुग भी बदला, हमारा खान पान पहनावा अर्थात जो जीवन की मूलभूत 3 इकाइयां हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उसमें से रोटी भी बदल गई, कपड़े भी बदल गए, मकान भी बदल गए, मगर एक जो मूलभूत इकाई जो हमारे अंदर निहित है कदापि नहीं बदला। वह आज भी, हाँ, कुछ बदलाव उसमें हुआ जरूर, मगर वैचारिकता का पूर्णतया बदलाव नहीं हुआ। शायद यही कारण है कि उस समय की पृष्ठभूमि पर लिखी गई लेख, कहानियां, कविताएं आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में उतनी ही प्रासंगिकता के साथ स्पष्ट दर्शित होती है। आइए इस पाठ में भी हम देखते हैं कि 2 भाइयों के बीच की वार्तालाप है। 2 भाइयों के बीच, एक बड़े और एक छोटे, इनके बीच अध्यात्म, अध्ययन तथा संस्कार सम्मत कैसे एक भाई दूसरे भाई का सम्मान करता है और दूसरा भाई अपने छोटे भाई का, बड़े भाई अपने छोटे भाई का ख्याल रखते हैं, यह निसंदेह संस्कार ही तो है। आज भी हमारे परिवार में, समाज में यह दर्शित होता है, दिखता है, लेकिन कहाँ जिनके विचारों में संस्कार निहित होता है, सिद्धांत निहित होता है। एक सैद्धांतिक व्यक्ति अपने सिद्धांतों को छोड़ करके कुछ भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपने सिद्धांतों के परे होकर के करना ही नहीं चाहता। इस कहानी में भी बड़े भाई एक सैद्धांतिक के छात्र हैं जो अपने सिद्धांत से परे होकर के अपना कार्य नहीं करते हैं, भले ही बार बार फेल हो रहे हैं। शायद यह कहानी आपके सिलेबस में इसीलिए दर्शित किया गया, इसीलिए इंक्लूड किया गया है, संलग्न किया गया है कि असफलता को आप स्वीकार करना सीखें, परंतु सिद्धांतों को अस्वीकार न करें। क्योंकि बड़े भाई साहब जो हैं प्रेमचंद के, वह अपने सिद्धांतों को तिरस्कृत नहीं कर रहे हैं, बल्कि बार बार असफल हो रहे हैं, फिर भी उनके पास एक्सपीरियंस नाम की एक चीज है जिसके बदौलत वह अपने छोटे भाई के सामने सदैव सम्मान की भूमिका निभाते आ रहे हैं। आइए छात्रों, हम एक संक्षिप्त परिचय लेते हैं
मुंशी प्रेमचंद जी का। मुंशी प्रेमचंद जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था लमही गांव में, वाराणसी के लमही गांव में। वाराणसी इस धरा का पवित्र पावन भूमि जहां स्वयं काशी में भगवान शिव का स्थान निहित है और यह माना जाता है कि भारत भूमि में काशी सर्वश्रेष्ठ पावन भूमि है। और उस सर्वश्रेष्ठ पावन भूमि में जन्म लिए मुंशी प्रेमचंद्र एक उन्नत उत्कृष्ट कहानीकार, व्यंग्यकार एवं समाज सुधारक के रूप में दर्शित होते हैं। इन्हें कलम का सिपाही भी कहा गया है। इनकी कई रचनाएं समाज में बदलाव लाने के लिए उपयुक्त हुई और कई छात्र जो पुराने समय में पढ़े हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, आज बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उनको भी ये कहानियां इतनी हृदय में बैठ गई थी, पैठ बना ली थी कि आज तक स्मरण है। वो अपने से छोटे बच्चों को, अपने पोतों को, बेटों को ये इन कहानियों से रूबरू कराते हैं, परिचित कराते हैं। पूरा नाम इनका था धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद जी का पूरा नाम था धनपत राय। यह धनपत राय के माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम अजायब राय था। आनंदी देवी एवं अजायब राय के यह संतान धनपत राय पहले तो बचपन में उदंड थे, जिसकी कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। इनकी कितनी उदंडता रहती थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, गबन, पंच परमेश्वर, ईदगाह, बूढ़ी काकी आदि। और भी कई रचनाएं हैं, लेकिन मुख्य रचनाओं के बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। और अंततः इनकी मृत्यु अर्थात प्राणायाम हुआ 8 अक्टूबर 1936 को। 1880 और 1936 के बीच अगर देखते हैं वर्ष को तो 56 वर्ष 20 वर्ष इसमें और 36 ये 20 और 36 56 वर्ष की आयु ईश्वर ने इन्हें प्रदत्त किया था। इस आयु में इन्होंने समाज को एक आईना दिखाया। कहा जाता है कि कहानियां, साहित्य, उपन्यास और सिनेमा जगत यह समाज का आईना है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि समाज में दर्शित व्याप्त रीतियां, कुरीतियां, सुरीतियां, नियम, सुनियम, कुनियम, इन्हीं की चर्चा करके, इन्हीं के सिद्धांतों पर चल के उपन्यास, साहित्य तथा फिल्मों का संस्मरण, फिल्मों का को बनाया जाता है, लिखा जाता है। और इसी आधार पर हम कहते हैं ये फिल्में, कहानियां, साहित्य, उपन्यास यह सभी समाज का आईना बनने का काम करते हैं। क्योंकि समाज में जो दिखता रहता है उसी को आधार बना के इसमें स्पष्टीकरण दिया जाता है। और सोचिए छात्रों कि अगर यह लेखनी के द्वारा लिखा गया लेख इतना सुंदर होता है तो ये लेखक कितने सुंदर होते हैं, कितने अच्छे होते हैं। मन के किस गहराई तक जाकर के अपने मन की उस गहराई, अक्षुण्य गहराई को जाकर के छूते हैं और समुद्र के अंदर से, भीतर से जाकर के हीरों को जिस तरह से निकाला जाता है। प्रत्येक दिन हीरे ढूंढने वालों को हीरे नहीं मिलते।
उस तरह से प्रत्येक दिन लेखक मेहनत करते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन वैसे शब्दों का वह संकलन नहीं कर पाते, बल्कि कई दिनों में वह संकलन करके अपने एक एक शब्दों को, जिस तरह से एक एक ईंट को जोड़ के बिल्डिंग बनाया जाता है, वैसे एक साहित्य की रचना होती है। और वैसे रचनाओं के ये महारथी हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे छात्रों, इसलिए ऐसे कहानीकार हमारे दुनिया में हमेशा नहीं आते। जो बीत गई सो बात गई, अब रैन कहाँ अब चैन कहाँ, यह प्रेमचंद अब मिलने वाले इस दुनिया को नहीं है। इनकी रिक्त स्थान को पूर्ति किसी द्वारा, किसी अन्य लेखक द्वारा नहीं की जा सकती। इस सम्मानीय व्यक्ति के लिए, इस सम्मानीय लेखक के लिए हम सत सत नमन ही कर सकते हैं और अपने हृदय में इन्हें जिंदा रख करके अपने समीप्य पा सकते हैं। आइए छात्रों, कहानी को शुरू करते हैं। पाठ है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब पाठ में दो भाइयों के बीच की गाथा है, कथा है, और वह भी वास्तविक कथा, जिसमें छोटे भाई के रूप में प्रेमचंद स्वयं है और बड़े भाई। आइए, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं। इनके बड़े भाई साहब इनसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। ये क्या है? तो तुलना है। अर्थात लेखक सबसे पहले अपने भाई के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं, अपने पाठकों को तुलनात्मकता का बोध कराते हुए यह दर्शा रहे हैं कि इनके और इनके बड़े भाई के बीच 5 वर्ष के आयु की अंतर थी। छात्रों, प्रत्येक लाइन में प्रश्न हो सकता है, पकड़ने की आवश्यकता है। कहा जाता है छात्रों के लिए कि अल्पहारी गृह त्यागी श्वान निंद्रा बको ध्यानम कागचेष्टा, अर्थात कागचेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा अल्पहारी और गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। तो इसमें बगुले का यह लक्षण पकड़ना है आपको कि बगुला चलायमान जल में खड़ा रहता है अपने पैरों पर, और चलती हुई मछली, जिस मछली को जल की रानी कहा जाता है, उस मछली को जल में चलती हुई मछली को, तैरती हुई मछली को हाथ से नहीं, अपने ध्यान पूर्वक देखने के वजह से चोंच से पकड़ लेता है बगुला। ठीक उसी तरह से यह ध्यान आपके पास होना चाहिए। इसी वजह से कहा गया है कि बको ध्यानम छात्र का एक लक्षण होना चाहिए। छात्र में अगर बको ध्यानम है तो यहां से गुजरते हुए जितने भी लाइन है उसमें प्रत्येक में एक प्रश्न बनता है, और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपसे किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है। अगर हम इन लाइनों को ही याद कर लेते हैं तो फिर यह डर खत्म हो जाती है कि प्रश्न परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। समझ में आ रही होगी हमारी बात। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे। अगर प्रश्न यहां पर आता है कि बड़े भाई साहब पाठ के आधार पर बताएं कि लेखक से उनके बड़े भाई के बीच उम्र की कितनी अंतर है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 5 साल, ठीक है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे, दर्जा अर्थात कक्षा, क्लास, 3 कक्षा उनसे आगे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। तालीम शब्द उर्दू शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है शिक्षा।
तालीम लेने में वह जल्दीबाजी नहीं करते थे। नहीं करने की वजह से 5 साल बड़े तो थे, उसी उम्र से पढ़ना भी शुरू किए थे, लेकिन 3 ही क्लास तक अपने छोटे भाई से आगे थे। कारण कि जल्दीबाजी नहीं करने की वजह से ही 2 साल फेल हुए थे। जब मैंने शुरू किया उसी समय, लेकिन यह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। किस भवन की? शिक्षा रूपी भवन की, अपने शिक्षा रूपी भवन की बुनियाद बेहतर डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने, उनका मानना था। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी। अब यदि अगर पूछा जाए कि लेखक जब कहानी लिखना शुरू किए, लेखक की उम्र जब 9 साल थी तो उनके बड़े भाई की उम्र कितने वर्ष की होगी? पाठ बड़े भाई साहब के आधार पर बताएं कि लेखक की उम्र जब 9 साल की थी तो उनके बड़े भाई की उम्र कितने वर्ष की होगी? तो 5 साल ही बड़े हैं, जोड़ देंगे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। भाई, बड़े भाई पिता समान होते हैं, यह तो हमारे समाज में सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं और मानते भी हैं, आप हम सभी। और उदाहरण के तौर पे राम जैसा बड़ा भाई और लखन जैसा छोटा भाई, यह उदाहरणार्थ हम अपने परिवार में हमेशा से सुनते रहे हैं या अपने सामने वाले को देते रहते हैं। इसमें वह छोटे थे, उनके बड़े भाई साहब बड़े थे, 5 साल बड़े थे। जब यह 9 वर्ष के थे तो इनके बड़े भाई 5 साल, चूंकि इनसे बड़े थे तो 14 वर्ष के थे। और इस हिसाब से वह उम्र में भी बड़े थे, कद में भी बड़े थे, पद में भी बड़े थे और पढ़ाई में भी आगे चल रहे थे 3 कक्षा। तब उन्हें अपने छोटे भाई को डांटने का, समझाने का पूरा अधिकार था, जन्मसिद्ध अधिकार था। और छोटे भाई को उनका हर बात मानना एक कानून की तरह शालीनता को दर्शाता था और इसी हिसाब से ये दोनों रहते भी थे। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। जो लोग स्वभाव से अध्ययनशील होते हैं वो सदैव ही कुछ न कुछ पढ़ते लिखते रहते हैं, या फिर अगर नहीं भी पढ़ते लिखते रहते हैं तो अपने चेयर और कुर्सी पर दिखते हैं। लेकिन आवश्यक नहीं कि उस तरह से 24 घंटा में 12 घंटा 13 घंटा बैठे रहना टेबल पर कि हम पढ़ रहे हैं, ऐसी आवश्यक नहीं बात है कि वह पढ़ ही रहे हैं। हो सकता है वह एक गोता लगाते हों और कहीं दूर तक निकल जाते हैं उसी क्षेत्र में। वैसे छात्र हो सकता है किसी दूसरे एक्टिविटी को पूर्ण नहीं करने की वजह से पागलपन के शिकार भी हो सकते हैं, या फिर अपने सिलेबस को पूरा नहीं कर पाने की वजह से असफल भी हो सकते हैं। अतः उनके साथ भी कुछ इसी तरह की घटनाएं घटित हुई। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, क्या क्या बनाते थे, चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। पढ़ने से जब मन उनका उबता था तो कुत्तों की, चिड़ियों की, बिल्लियों की तस्वीरें बनाने लगते थे। कहाँ? तो किसी किताब के कोने में, पन्ने के कोने पर, या किसी कॉपी के कोने के पन्ने पर। कभी कभी एक ही नाम या शब्द
या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। जिस शब्द में ऐसा करते हैं छात्र, अगर किसी शब्द को लिखने में हमें असुविधा हुई है, त्रुटि हुई है, एक बार अपने शिक्षक से उस बात के लिए शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ी है, शिक्षक दिखा दिए हैं कि ये तो तुम्हारा लिखा हुआ गलत है, तो अपने आप में सुधार लाने के लिए, क्योंकि अभ्यास ही वह सबसे बड़ा उत्तम कार्य है किसी छात्र के लिए जिससे वह अपने अंदर विकास ला सकता है, तो अभ्यास वो करते थे। वह हर गुण था उनके अंदर, अध्ययन रहते थे, अध्ययनशील थे ही, हमेशा पढ़ते रहना उनके स्वभाव में नहीं था, बावजूद इसके उनकी असफलता थी। क्यों? आइए इन बातों को ढूंढते हैं। 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे। ये शेर जंगल वाला नहीं, शेर शायरी है ना। जैसे कई ऐसी कविताएं होती हैं जिनके तुकांत शब्द मिले होते हैं अंत के, तो तुकांत कविता और शायरी में अंतर होता है। कविताओं का तुकांत नहीं भी मिल सकता है, लेकिन कविताएं छंद के रूप में भी हो सकती हैं, दोहे के रूप में भी हो सकती हैं, लेकिन जो शायरियां होती हैं वह या मुकरियां होती हैं वह तुकांत शब्द के साथ होती हैं, तुकांत मिलता है। जैसे कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, यह दोहा है। और कबीरदास की उल्टी वाणी, वाणी का नी, और बरसे कंबल भीगे पानी, पानी का नी, यह दोनों मिलना तुकांत शब्द कहलाता है। तो यह तुकांत मिला करके शायरी बनती है। शायरी जैसे मट्टी से मट्टी मिले खोकर सभी निशान, मट्टी से मट्टी मिले खोकर सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। आदमी तो सभी एक जैसा ही दर्शित होता है, लेकिन स्वभाव में उनका अंतर होने के वजह से यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि किसमें कितना भगवान है, किसमें कितना शैतान है, और कौन कितना इंसानियत को रखता है अपने अंदर। इसी बात को शायर ने लिखा है ये दो पंक्तियों में तुकांत शब्द के साथ, तो इसे शायरी कहते हैं। उस शेर को, एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, अर्थात जो उन्हें अच्छा लगता, बेहतर लगता, उसका वो बार बार नकल करते रहते थे। ऐसे प्राय छात्र करते रहते हैं। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य होता, अर्थात वो कविताओं को पढ़ के, अन्य रचनाओं को, कवियों की रचनाओं को पढ़ करके खुद उनके मन में भी एक उत्साह होता था कि मैं भी एक रचना लिखूं, लेकिन उनकी रचनाएं जो होती थी अलबत्ता उसमें कोई सामंजस्य नहीं होता था और ना ही कोई विशेष अर्थ स्पष्ट हो पाता था, लेकिन कोशिश उनकी होती थी। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी स्पेशल, इबारत देखी स्पेशल, अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, अर्थात वह लिखे थे। अब इसका अर्थ लगाने वाले या तो पागल खाने जाएंगे या तो कोई पागल खाने से आया हुआ आदमी लगा सकता है। इस तरह से नॉर्मल व्यक्तियों के बस की बात नहीं होती, और खास करके कवि महोदय तो सीधे अपनी कविताएं लिखना ही छोड़ देंगे। ऐसी कविता को देख के समझने की आप भी कोशिश करें, अगर समझ में आ जाए तो हमें भी बता दें कि इनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी। क्या देखी? स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम। खोजते रह जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे, दुनिया की तमाम डिक्शनरी फेल। श्रीयुत राधे श्याम, भाई भाई राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। अब इसका अर्थ निकालना तो मुश्किल लग रहा है, आगे पढ़ते हैं
कि लेखक लिख रहे हैं कि 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। 1 घंटे तक महोदय जी लिखे थे, बार बार उनकी लिखने की आदत थी, और उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। संभवतः उनके मन मस्तिष्क में उस समय जिसका चेहरा आया होगा बना दिए हैं महोदय। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेखक के बस की बात नहीं थी, लेकिन असफल रहा बेचारे, और उनसे पूछने का साहस न हुआ। क्यों? क्योंकि वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। छोटा मुंह, सीधे आप लोग भी कहते होंगे अपने छोटे भाइयों को, बहनों को, अरे तुम्हें नहीं समझ में आएगा, जाओ अभी 5 में है, तुम क्या समझेगा। उसी तरह से वो 9वीं जमात में थे और लेखक महोदय अभी 5वीं जमात में थे। उनकी रचनाओं को 9 क्लास वाले भैया जी के रचना को भला 5 क्लास वाले क्या समझ पाएंगे। उन लोगों की तो कभी कभी बहुत सारी बातें इन बच्चों को समझ में नहीं आती। यही सोच करके लेखक असफल होने के बाद अपना माथा फोड़ना छोड़ दिए कि इस पहेली का कोई अर्थ भी है क्या। एक बार बेचारे कोशिश किए थे। अगला पंक्ति है, मेरा जो पढ़ने में बिल्कुल न लगता था, मेरा मन, इनका मन जो था पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था लेखक के लिए। लगातार 1 घंटा बैठा दो तो इनका सब ऊपर से जाना शुरू कर देता, अर्थात नहीं मन करता था इनका उतना, और वो घंटों बैठते थे भैया जो 9th में थे। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। आखिर बैठते नहीं थे तो क्या करते थे, तो मौका जैसे ही मिला बस चौका मारना शुरू। मौका मिला, धीरे धीरे देखते देखते फिलहाल, और कहा मैदान में, ग्राउंड में भला क्या करने, कागज चुनने, पत्ते जो गिरे थे वो चुनने ना, हाँ खेलने, है ना, आ जाता। और कभी ककड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, बल्ले बल्ले हो जाती थी। यानी अक्सर देखिएगा कि 4, 5, 6 स्टैंडर्ड तक में कागज के पन्ने फाड़ के कभी फूल, कभी जहाज, कभी नाव, और उन्हें अच्छा लगता है ऐसी एक्टिविटी करने में। प्रायोगिकता में उनका विशेष ध्यान लगता है, मन लगता है। ऐसा सभी छात्रों के साथ तो नहीं होता, लेकिन जिन छात्रों को यह बेहतर ढंग से अच्छा लगता है वह करना पसंद करते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जो शांतिमय वातावरण पसंद करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता, अर्थात हरि का रूप नगण्य है, या कहें कि अगण्य है। नगण्य अर्थात रूप उनका है ही नहीं, वह तो बिना रूप के हैं। और अगण्य इसलिए कि उनके इतने रूप हैं कि दर्शित ही नहीं होते। वह सभी व्यक्ति में वास करने वाले हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के जो लक्षण दर्शित होते हैं निसंदेह ईश्वरीय लक्षण कहलाते हैं, या फिर वह लक्षण जिस प्रकार का भी हो, वह किसी न किसी से ओतप्रोत होकर के, आविर्भूत होकर के ही वह प्रवृत्ति में आता है, शामिल होता है, यूं ही नहीं आता। तो ककड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद ले रहे हैं। ऐसी मस्तियां बाल्यकाल में ही प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर, रुद्र गुस्साया हुआ, रुद्र कहा जाता है भगवान शिव को, और रुद्र तब कहा जाता है जब भगवान शिव अपने त्रिनेत्र को खोलने के लिए तत्पर हो जाते हैं। रुद्र रूप अर्थात गुस्से में भरा हुआ
रुद्र रूप को देखकर प्राण सूख जाते थे। आए खेल के खूब कूदे खूब फांदे, और जैसे ही घर में आए बड़ा भैया को तो एकदम जैसे शॉक लगता है, अरे कहां आ गए भाई। सामने वाला राक्षस नहीं है, बड़े भैया हैं, लेकिन भय है इस बात का कि पूछ देंगे तो क्या बताएंगे, कहां गया था। उनका पहला सवाल यह होता था, कहां थे। इतना छोटा सा सवाल, लेकिन बोलती बंद। लॉकडाउन लग जाएगा मुंह में, आपके भी लगा होगा। किसी के पूछने पर यह भय बना रहता है सबके अंदर, और किसी एक के अंदर नहीं, और यह भय लाजमी है, जाहिर है, निसंदेह। छात्रों, ऐसे भय अगर परिवार के अंतर्गत किसी से रहता है तो एक चीज, एक संपत्ति तो हमें जरूर अर्जित होती है कि हमारे अंदर संस्कार निहित रहता है, संस्कारहीन नहीं होते, और यह होना चाहिए। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था, चुप। सारा दर्द का है एक ही दवाई, जब भी कोई सवाल पूछे चुपचाप खड़ा हो ही जाए, न बोलेंगे न ब्लास्ट होगा। कई नेतागण भी ऐसा कार्य करते हैं, कई साधु संतगण भी ऐसा कार्य करते हैं कि भाई जब आ गए देखे कि अब तो हम जवाब देने लायक नहीं है, तो मौन व्रत धारण कर लो भाई, अभी तो बाबा मौन व्रत में है। ऐसे ही मौन व्रत धारण यह कर लेते थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, कहां थे, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। क्यों नहीं निकलती थी इतनी छोटी सी बात, इतना छोटा सा जवाब। सत्य बोल नहीं पाते थे, झूठ बोलना नहीं चाहते थे, तो ऐसी स्थिति में तो मौन व्रत ही धारण करना उचित था, और ठीक लेखक वही करते थे। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए उसके सिवाय और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले शब्दों से मेरा सत्कार करें। बोल रहे हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा है, अच्छा है, एकदम यही करो, बड़ा आदमी बनेगा एक दिन, बहुत बढ़िया, तुम जो कर रहे हो ना सो बहुत बढ़िया है। प्यार और दुलार के साथ ऐसी मार आप भी खाए होंगे। ये भुक्तभोगी है पूरी दुनिया। कोई भी छात्र, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, यह बात नहीं कह सकते कि घर में कम से कम अपनी मम्मी से तो मार जरूर खाए होंगे प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि माँ का दुलार उसका मार में ही नीत होता है। कहा जाता है कि दूसरे का दुलार और माँ का मार बराबर होता है, और वहां पर माँ नहीं, पिता नहीं, हॉस्टल में है, भाई ही उनके लिए सब कुछ है, और भाई का एक प्रश्न उनके लिए इतना भारी हो जाता है कि जवाब नहीं दे पाते कि यूं ही थोड़ा बाहर घूम के आ रहा हूं, यह भी नहीं कह पाते। निसंदेह संस्कार था, और इस संस्कार के अंतर्गत इनके जब भाई उन्हें सुनाते थे तो अच्छा ही बात खरी खोटी के रूप में सुनाते थे, कहते थे क्या इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे ना, किस तरह 1 घंटा बैठे नहीं चले गए, कभी जहाज उड़ा रहे हैं तो कभी नाव बना रहे हैं तो कभी पांचिल पर चढ़ के कूद रहे हैं, ऐसे ही अंग्रेजी पढ़ोगे ना तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, और एक हर्फ ना आएगा, और एक हर्फ अर्थात एक शब्द ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं, ऐरा गहरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के, नहीं तो ऐरा गहरा नत्थु खैरा, ऐरा गहरा नत्थु खैरा, यह एक मुहावरा है, अर्थात
बिना मतलब के लोग कोई भी विद्वान हो जाते। उन्होंने सुनाया खरी खोटी के अंतर्गत कि ऐसे ही पढ़ोगे ना तो जीवन भर पढ़ते रह जाओगे, एक हर्फ तक, एक अक्षर तक नहीं आएगा अंग्रेजी का। अंग्रेजी इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो कोई भी ऐरा गहरा नथु कहरा पढ़ लिया होता और विद्वान बन जाता। यहां रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है। आंखें फोड़ना भी मुहावरा है, अर्थात आंख गड़ा करके ध्यान लगाना, और खून जलाना पड़ता है। खून जलाना भी मुहावरा है, अर्थात कड़ी मेहनत करना। आंखें फोड़ना, ध्यान लगाना, खून जलाना, कड़ी मेहनत करना। अभी तक हम 3 मुहावरों से रूबरू हो चुके हैं इस पाठ में, इसलिए ध्यान रहे छात्रों। मैंने जो कहा है कि प्रत्येक पंक्ति में प्रश्न है। खून जलाना पड़ता है तब कहीं यह विद्या आती है, तब कहीं यह विद्या आती है। कौन विद्या? अंग्रेजी। अंग्रेजी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी विषय है, भाषा है, और खास करके जिस तरह से अपोजिट पोल में आकर्षण और समान पोल में विकर्षण होता है, ठीक उसी तरह से आज जो दर्शित होता है विश्वव्यापी, आप भी देखते हैं, हम सब देखते हैं कि विदेश वाले हमारी कॉपी करते हैं और हम उनकी। भाई विकर्षण समान में होता है। नॉर्थ और नॉर्थ पोल को मिलाएंगे तो विकर्षण होगा, नॉर्थ और साउथ तो मिलते ही आकर्षित हो जाएगा एक दूसरे के प्रति। इसी तरह से विदेशियों को देखा जाए तो आज साड़ियां पहनती हैं और अपने देश में तो सुभान अल्लाह घुमा करती है। हम कॉपियां करने वाले, हम इंसान कॉपियां करते करते कॉपी तो इतना किए, मगर छात्रों विचारिकता के आधार पर अगर कॉपी हम करते हैं तब हो सकता है कि हम अपने क्षेत्र में विकास को अंजाम दें। क्योंकि आप एक अध्ययन कीजिएगा अपने देश के वैसे मोन्यूमेंट्स का, वैसे स्मारकों का जो अंग्रेज के जमाने में बने थे। बहुत से ऐसे स्मारक हैं जो आज भी उसी बुलंदी के तहत खड़े हैं, लेकिन देश आजाद होने के बाद कई ऐसे स्मारक बने जिन्हें रिपेयरिंग बार बार देने के बावजूद भी ध्वस्त होते जाते हैं। अगर मानसिकता अपनानी ही है, कॉपी करनी ही है, तो विकास मूलक करें, विनाश मूलक क्यों? यह एक ज्वलंत प्रश्न है जो समाज के अंतर्गत सभी वर्ग के व्यक्तियों को सोचना चाहिए कि हम कॉपी जो कर रहे हैं विदेशी चीजों की, वह कॉपी किन क्षेत्र में करना चाहिए, किस क्षेत्र में करना चाहिए। भला ऐसी कौन सी बात है कि विदेशों के उत्पाद हमारे देश में आते हैं, बिकते हैं और सस्ते में मिलते हैं, जबकि हमारे ही देश में उत्पादन होने के बावजूद भी हमें सस्ते में नहीं मिल पाते, जबकि वो दूसरे देश में जाकर के सस्ता हो जाता है। कुछ तो बात है, क्या बात है? यह एक प्रश्न है। आइए छात्र, और आती क्या है? हां, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलता तो दूर रहा। और मैं कहता हूं तुम कितने घोघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। घोघा माने बेवकूफ, है ना। कहते हैं भाई साहब कि अंग्रेजी तो अच्छे अच्छे लोग जो हैं खूब पराठेदार बोलते भी हैं, उनको लिखने नहीं आती, क्योंकि लिखना तो व्याकरण संबद्ध होगा, ग्रामेटिकली उसका राइट होना चाहिए, तभी लिखा जा सकता है। हम बोलने के लिए तो अपनी भाषा में जिस तरह से भी बोले, बस सामने वाले को समझना चाहिए, परंतु लिखने में लेखन विधि के अंतर्गत लिपिबद्ध करते हुए हम वर्णों को, शब्दों को जब हम सजाते हैं तो उसका एक व्याकरणिक मूल्य होता है, और वह व्याकरणिक मूल्य पर अगर अडिग नहीं है, अटल नहीं है, तो उसे गलत माना जाता है। अब उसी बात को ये कहते हैं कि लिखने में, बोलने वाले तो फराटेदार बोल लेते हैं, परंतु लिखने में सबकी गलतियां होती हैं। वो भी विद्वान होते हुए भी गलतियां करते हैं।
अगर तुम कितने बेवकूफ हो जो भाग जाते हो खेलने, मुझे देख करके सबक लेना चाहिए तुम्हें। मैं कितनी मेहनत करता हूं यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, क्योंकि हम लोग साथ में ही रह रहे हैं तो देखना ही है। तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूं, उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं, फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? अर्थात स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक अपने छोटे भाई को डांटते हुए समझा रहे हैं, या यूं समझें कि समझाते हुए डांट रहे हैं, या यूं समझे कि जिस तरह से चीनी और पानी का घोल शरबत बड़ा मीठा होता है, ये दोनों घोल करके पिला रहे हैं। बड़े भाई का कुछ ऐसा फर्ज ही होता है जिसे यह बड़े भाई बखूबी निभा रहे हैं। आशा करते हो कि तुम ये खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे, मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है, घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो यहां पढ़ के? इतने में अब ये पता चला होगा आपको भी कि आखिर इस छोटे से प्रश्न का जवाब इनके मुंह से छोटे से उत्तर में क्यों नहीं निकल पा रहा था कि कहां गए थे, क्योंकि बेचारे मौन थे तो इतना बोल देते कि खेलने गए हैं तो क्या होता है ना। तो मौन थे तब उन्हें इतना मिला। इसके बारे में भी लेखक के मन में उस समय हो रही होगी, हमेशा भाषण देते रहते हैं, आपको भी लगता होगा भाषण देते रहते हैं, खाली डांटते रहते हैं, इनको तो और कुछ आता ही नहीं है, हमारी खुशियों का ख्याल ही नहीं है। अरे भाई तुम्हारे खुशियों का ख्याल है, इसीलिए तो तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं कि तुम्हारे हर छोटे छोटे बिंदुओं को देखकर तुम्हारे परिवारजन, तुम्हारे पापा मम्मी भाई सभी तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं। ये हाथ जो सर पे पड़ने वाले हैं, यह आशीर्वाद के लिए उठने वाले हाथ हैं, यह सदैव अपनी छत्र छाया देते हैं, यह तुम्हारा साया छीनने वाले नहीं है। इसलिए निंदक नेरे राखिए आंगनी कुटी बधाए, कबीर जी की वाणी पढ़ते समझते हैं, लेकिन अपने घर में कोई निंदा करता है तो उसे मुंह फुला लेते हैं पुए की तरह। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संस्कार नहीं है। संस्कार यह है कि आप उनके बातों को सुने और समझे, ढूंढे अपने अंदर कि क्या वह गलती है। अगर हाँ जवाब अगर आपके हृदय से हाँ आता है तो यह मान लीजिए कि यही वो व्यक्ति हो, चाहे वो भैया हो, चाचा हो, पापा हो, मम्मी हो, यही वो व्यक्ति हैं जो इस गलती के लिए अंतिम बार बोल रहे हैं। कल से किसी को मौका नहीं देंगे हम। तो करेंगे क्या? उस गलती को सुधार लेंगे, क्योंकि आदत हम पकड़ते हैं, आदतें हमें नहीं पकड़ती। हम जब चाहें आदत को जो पकड़े हुए हैं उसको छोड़ सकते हैं। ये हमने पकड़ा है, इसे मैं जब चाहूं छोड़ सकता हूं, इसने मुझे नहीं पकड़ा। इसी तरह से हमारी आदतें भी होती हैं छात्रों, आदतों को हम पकड़ते हैं, आदतें हमें नहीं पकड़ती, हम दोष देते हैं आदतों को। छात्रों, आशा करता हूं यह पाठ बड़ा है और इस वजह से इसे 4 पार्ट में हमने बनाया है इस वीडियो को। आशा करता हूं कि इस पाठ के इतने अंश जितने हम लोगों ने पढ़ा
आप अच्छे से समझे हैं। आप तो स्वयं समझदार हैं ही, 10th क्लास तक समझते समझते आए हैं, समझने की काफ़ी आपके अंदर एक शैली है। तो कम पढ़ना, अधिक समझना, कम लिखना, अधिक समझना, यह इन बातों से रूबरू आप हो चुके हैं। आप बेहतर समझे होंगे इन बातों को, और साथ में यह भी समझे होंगे कि इन सभी लाइनों में, तमाम इस पाठ के इन पंक्तियों में जो प्रश्न हैं कहाँ कहाँ हैं। समझदार के लिए तो इशारा काफ़ी होता है। मैंने इशारा किया और आप बखूबी समझे हैं। अगले पार्ट को मैं लेकर फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।